जैसे आपने अभी भी बताया था कि एआई में बहुत बूम हो रहा है पिछले 4-5 साल से। इंडिया में कोई एक मेजर एआई कंपनी नहीं है और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर नहीं है। तो अगर आपको वो इंडस्ट्री ग्रोथ से बेनिफिट होना है एज ए शेयर होल्डर, इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स वेयर सच कंपनीज आर लिस्टेड इज वन अपॉर्चुनिटी। डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड हैं ये सब रेगुलेटेड बाय सेबी होते हैं। जितने भी फंड्स गिफ्ट सिटी में हैं उनका रेगुलेटर अलग है। इट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, इफ्सा इज द रेगुलेटर फॉर गिफ्ट सिटी प्रोडक्ट्स। ये जो अपॉर्चुनिटी है गिफ्ट सिटी के थ्रू, पोटेंशियली आई कैन ऑफर इन एनी मार्केट। जैसे यूएस हो सकता है, यूरोप हो सकता है, एशिया हो सकता है, आप कहीं के भी शेयर्स ले सकते हैं, कभी से भी ले सकते हैं। मार्केट, हर मार्केट एक साइकिल के थ्रू जाता है। वन वे ऑफ मैनेजिंग द रिस्क इज डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस द मार्केट एंड इकोनॉमीज। सिंपल है कि इस बहुत ही खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अक्सर हम बात करते आए हैं इस शो पर भारत की मार्केट में हम कैसे निवेश करें। एक दुनिया और भी, और हम जब बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम की और जिस तरह से टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ रही है, तो ये भी ज़रूरी बन जाता है डाइवर्सिफिकेशन में कि हम क्या जो दुनिया की दिग्गज कंपनीज हैं क्या उसमें भी कुछ हिस्सा इक्विटी का ले सकते हैं कि नहीं। कई एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर इस शो पे ये भी कहा कि भारत की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है मार्केट की, वो पूरे विश्व की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 4% के करीब, तो यानी कि 96% देश के बाहर। तो हम अगर निवेश कर रहे हैं तो हमें यह भी सोचना होगा कि दुनिया भर की जो अच्छी कंपनीज हैं हम वहां कैसे निवेश करें। एक जो बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है जिस पर उतनी चर्चा होती नहीं जितनी मेरे हिसाब से होनी चाहिए, वो है गिफ्ट सिटी। जिस तरह से सरकार ने एक कोशिश की है कि एक हब बनाया जाए जहां से हमारे ही देश के और दुनिया भर के जो निवेशक हैं, जो एंटिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वहां पर जाकर ये फैसिलिटेट करें कि हम भारतवासी किस तरह से विदेशी मार्केट, विदेशी जो मार्केट्स हैं उनका फायदा हम कैसे उठा पाए। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं महमूद बाशा, जो हेड हैं रिटेल और इंटरनेशनल बिजनेस के बरोडा बीएनपी पारिबा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। बहुत बहुत धन्यवाद बाशा आने के लिए। थैंक लगते यू। बहुत यंग है, लेकिन जब रिसर्च कर रहा था देखा कि आपका तो 3 दशक का एक्सपीरियंस। Yes, thank you Vivek ji for having me on your show. It is wonderful to be on your show, sharing my views on this opportunity globally. Yes. ये मैं जो इंट्रो में कह रहा था, मैं Mm-hmm. आपके बारे में भी बात करेंगे, आपकी Sure. जर्नी के बारे में, लेकिन गिफ्ट सिटी और आप क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस भी देखते हैं और बहुत काम कर रहे हैं वहाँ पर, आप ये ज़रा समझाइए सिंपल भाषा में कि एक निवेशक जो हैं, क्योंकि कई कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं कि अगर मुझे ग्लोबली इन्वेस्ट करना है मैं क्या ज़रिया लूँ। म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे थे निवेशक, पर वहाँ कैप लग गई। फिर ये है कि एक रेमिटेंस में हमें अलाउड होता है एक सर्टन अमाउंट, क्या उस अमाउंट तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कैसे करूँ। ये सब चीज़ें कंफ्यूजिंग है, वैसे ही फाइनेंस कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए, तो ये तो, लेकिन ये कितना बड़ा रिफॉर्म हुआ है और ऐसा ना हो कि हम भारतवासी इस रिफॉर्म का फायदा ना उठा पाए। तो अगर आप ये समझा पाएं कि किस तरह से गिफ्ट सिटी चलती है, किस तरह से मैं एक आम निवेशक जहां भी हूं भारत में उसका फायदा किस तरह से उठा सकता ओके, सो मैं एक स्टेप पीछे लेके इसको सिंपल तरीके में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर किसी इन्वेस्टर को इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना है, कंपनी जो इंडिया में बाहर लिस्टेड हुए हैं, जहाँ
यूएस में हो, यूरोप में हो और कोई एशियन मार्केट में हो जहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इसके ब्रॉडली दो तरीके होते हैं। एक तो आप मैनेज प्रोडक्ट के थ्रू इन्वेस्ट करो, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, एआईएफ होते हैं, जो मैनेज प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा, डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। पहला जो तरीका होता है मैनेज प्रोडक्ट, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनका एडवांटेज ये होता है कि आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प मिल जाती है, कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कौन सा सेक्टर में कितना एलोकेशन देना है, कब इन्वेस्ट करना है, कब उसको शिफ्ट करना है, वो सब प्रोफेशनल का एक एडवांटेज मिल जाएगा। अगर स्टॉक में अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है, आपको एक अपना खुद का रिसर्च करना पड़ेगा, और वो जितने भी डिसीशंस हैं ऑन गोइंग बेसिस पे कि कौन से स्टॉक में करूं, कितना एक्सपोजर, कब हम उससे एग्जिट करें, ये सब डिसीजन इन्वेस्टर के साथ रहती हैं। तो मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन ये रहता है, जो एवरेज इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, जिनको ओवरसीज मार्केट में एक्सपोजर लेना है, कि मैं एडवाइस करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड को प्रिफर करें देन डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू द स्टॉक्स। अगर आप चूज करें कि मुझे म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना है, उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, एक कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं जो ओवरसीज सिक्योरिटीज में एक्सपोजर लेते हैं, इधर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक्स और इन्वेस्टिंग इनटू a fund which is an existing taking exposure to overseas stocks। यहाँ पे फंड हाउसेस ने प्रोडक्ट्स ऑफर किए हैं, मगर यहाँ आरबीआई का एक $7 बिलियन का कैप है, वो कैप ऑलमोस्ट फिल हुआ है, तो ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस एएमसीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लमसम, कोई थोड़े थोड़े कर रहे हैं लमसम बट विथ रेस्ट्रिक्शन, और फ्यू आर एक्सेप्टिंग थ्रू एनएसआईपी रूट। लाइक हमारा एक फंड है जहाँ पे हम ये क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, अच्छा, एसआईपी। एसआईपी। सो जैसा हमारा एक फंड है जो एक्वा कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जहाँ पे हम लमसम भी विथ रेस्ट्रिक्शन और एसआईपी भी एक्सेप्ट करते हैं। सिमिलरली अदर फंड हाउसेस आर आल्सो एक्सेप्टिंग। ये इंडस्ट्री वाइड कैप है कि इंडस्ट्री वाइड उसमें का आरबीआई का इंडिविजुअल कैप, कैप्स भी हैं? इंडस्ट्री वाइड का कैप है $7 बिलियन का, उसके बेसिस पे थोड़ा कैप्स इंडिविजुअल एएमसीज का भी है। तो ये रूट इतना अवेलेबल नहीं है, इट इज अवेलेबल ओनली विद लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। आउटसाइड दिस देयर इज अ न्यू अल्टरनेटिव दैट हैज कम अप, वो गिफ्ट सिटी का अल्टरनेटिव है। अभी गिफ्ट सिटी रेगुलेटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, गिफ्ट सिटी में फंड हाउसेस को एक ऑप्शन दिया है कि आप कोई भी मैनेज प्रोडक्ट लॉन्च करो। उसमें एक रिटेल फंड भी हो सकता है विच इज़ वेरी सिमिलर टू डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, और इट कुड बी एआईएफ विच इज़ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। इसके थ्रू फंड हाउसेस आपको ऑप्शन ओवरसीज में इन्वेस्ट करने के दे सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड और लेट्स से अ फंड ऑफर्ड बाय एनी मैन्युफैक्चरर आउट ऑफ गिफ्ट सिटी इज, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में आपका कोई भी पैसा रुपी अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट गिफ्ट सिटी में करना है आपको, फंड में जो इंटरनेशनल एक्सपोजर ले रहा है, वो एलआरएस के थ्रू होता है। एलआरएस लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड एवरी पैन होल्डर टू रेमिट $2.5 लाख ए पर फाइनेंशियल ईयर, पर पैन, पर पर्सन, हाँ, पर पर्सन, पर पैन हाँ। $2.5 लाख आप रेमिट कर सकते हैं बाहर। वो गिफ्ट सिटी में भी यूटिलाइज कर सकते हैं वो लिमिट। वो पैसा आप कोई भी फंड में ऑफ योर चॉइस यू कैन इन्वेस्ट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। सो ये जो फंड अभी फंड हाउस है जो फंड्स ऑफर कर रहे हैं गिफ्ट सिटी से, दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो रिटेल स्ट्रक्चर है, दूसरा एआईएफ विच इज़ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड स्ट्रक्चर है। रिटेल स्ट्रक्चर अभी जो पॉपुलर हो रहा है, जहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैन बी एज लो एज $500 और इवन $5,000। इन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड $500 मुझे डालने हैं। $500 से चालू कर सकते हैं। ये एएमसी का चॉइस है कि 500 रखें या 5000 रखें। अभी तक जितने भी एएमसी ऑफर किए हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन में $5,000 का मिनिमम रखा है।
$5,000 5,000 रिटेल के लिए। डॉलर रिटेल फंड के लिए। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के लिए ये $150,000 का हाँ, क्योंकि मिनिमम टिकट साइज AIF तो होता है वैसे भी छोटे निवेशकों के लिए छोटे के नहीं लिए। है। अब मुझे लगता है कि रिटेल फंड जो नया कैटेगरी रेगुलेटर इंट्रोड्यूस किया है पिछले साल, अभी ये साल फंड हाउसेज लॉन्च कर रहे हैं, एक अच्छा अल्टरनेटिव है फॉर इन्वेस्टर टू टेक एक्सपोजर ओवरसीज। इसका एडवांटेज क्या है? स्ट्रक्चरली ये सिमिलर टू अ म्यूचुअल फंड वी हैव, इट्स अ पूल ऑफ एसेट्स। एंड सेकेंडली एक पोर्टफोलियो मैनेजर है जो इसको प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को, वो एनालाइज कर रहे हैं कौन से स्टॉक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, और इट कैन बी अ फंड ऑफ फंड फीडिंग इनटू एन एग्जिस्टिंग फंड विद अ ट्रैक रिकॉर्ड। तो एक वो एडवांटेज मिल जाता है एक प्रोफेशनल का। और टिकट साइज भी इवन एट $5,000 इट्स अफोर्डेबल फॉर मेनी इन्वेस्टर्स इन इंडिया इफ दे वांट टू टेक एक्सपोजर। हम्म। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तरीका भी बहुत सरल है, आसान है। जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है वही ऑफ़र कर रहे हैं, उनका फॉर्म भर के केवाईसी करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी तक जितने भी फंड आए हुए हैं वो ओपन एंडेड फंड हैं, तो आप कभी भी खरीद सकते हैं। कभी भी आपको रिडेम्पशन चाहिए तो रिडेम्पशन भी कर सकते हैं। इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 12-18 महीने में इसका जो इकोसिस्टम है, ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं, वो डोमेस्टिक फंड जैसे भी हो जाएंगे, इतना ही सरल हो जाएंगे, इतना ही एक्सेसिबल रहेगा, इतनी ही चॉइसेस भी मिलेंगे आपको। और इसके जो कॉस्ट है वो उतना ही है जो सेबी ने डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के लिए तय किया है, कि इनमें अलग कॉस्ट होता है ज़्यादा? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हम्म। डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड हैं ये सब रेगुलेटेड बाय सेबी होते हैं। जितने भी फंड्स गिफ्ट सिटी में हैं उनका रेगुलेटर अलग है। इट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, इफ्सा इज़ द रेगुलेटर फॉर गिफ्ट सिटी प्रोडक्ट्स। एक छोटा सा डिफरेंस जो डोमेस्टिक और गिफ्ट सिटी का मैं बताना चाहूँगा आपके दर्शक को। डोमेस्टिक मार्केट में हमारे मल्टीपल रेगुलेटर्स हैं। कैपिटल मार्केट के लिए सेबी है, बैंकिंग के लिए आरबीए है, इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए है, पेंशन के लिए पीएफआरडीए है। मगर गिफ्ट सिटी में एक ही यूनिफाइड रेगुलेटर है जो कैपिटल मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पेंशन प्रोडक्ट्स सबको रेगुलेट करता है। सो जितने भी प्रोडक्ट्स गिफ्ट सिटी में हैं, म्यूचुअल फंड हो और कोई भी अदर प्रोडक्ट हो, ये सब इफ्सा के रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। सो जो सेबी के गाइडलाइंस हैं वो वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, मगर जो रेगुलेशंस गिफ्ट सिटी के हैं, रेगुलेटर के हैं फॉर म्यूचुअल फंड आर वेरी सिमिलर टू दिस। कॉस्ट आल्सो विल बी सिमिलर टू व्हाट यू हैव फॉर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स। जो ये आप $5,000 कह रहे हैं वो तो कई लोगों के लिए लमसम में, छोटे निवेशकों के लिए, यंग लोगों के लिए खासकर जो अभी कमाना शुरू किया है, वो यस, काफ़ी हो सकता है ज़्यादा। तो यस। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज एन SIP अप टू $5,000, कि आपको हर SIP भी $5,000 क्यों नहीं पड़ेगी? Regularly I can keep $100 as a minimum ticket size. अच्छा। ओके। बट सिंस ये जो अभी चालू हुआ है वहाँ पे इकोसिस्टम अभी अभी बिल्ड हो रहा है। जो सपोर्ट सिस्टम रहता है, समझिए बैंकिंग का सपोर्ट सिस्टम हो और केवाईसी का सपोर्ट सिस्टम हो, फंड अकाउंटिंग का सपोर्ट सिस्टम हो, वो सब अभी अभी डेवलप हो रहा है। फॉर अ मैन्युफैक्चरर करेंटली द कॉस्ट ऑफ दिस सपोर्ट सिस्टम इज स्लाइटली हायर। जैसे इंडस्ट्री उधर बढ़ेगा, साइज ऑफ द कॉर्पस ऑफ द इंडस्ट्री बढ़ेगा, ये कॉस्ट नीचे आते जाएगा। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3-5 सालों में म्यूचुअल फंड कंपनी जो ऑपरेट कर रहे हैं गिफ्ट सिटी से, ये मिनिमम टिकट साइज कम करेंगे। हम्म। सो आई थिंक इन नेक्स्ट थ्री क्योंकि फाइव कई ईयर्स। ऐसी कंपनीज हैं जो भारत में लिस्टेड नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन उनका सबसे बड़ा बिजनेस भारत से ही आता है। सही। और ये ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको हम भारतवासी जानते हैं, चाहे एप्पल हो, करेक्ट, उनके हम माइक्रोसॉफ्ट है। प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा, लगभग सबसे ज़्यादा हम ही लेते हैं। सही। अमेजॉन हो गया, ये सारी जो बड़ी ब्रांड्स हैं सही। ग्लोबल,
इनको हम जानते हैं, पहचानते हैं इन नामों को, लेकिन अ, और यही कहते हैं ना निवेश में कि आप सबसे पहले कोशिश करिए जितना खुद जो भी कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं आप क्या जान सकते हैं उसके बारे सही में। तो ज़रूरी भी है थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर लें जब तक वो लोग भारत में आके ना लिस्ट करें। है। जैसे जैसे मार्केट डेवलप होता है वो होता है। आज के तारीख में देखिए बहुत से एमएनसीज हैं जिनको हम डेली उनके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हम्म, और वो लिस्टेड भी है। फॉर एग्जांपल मैगी नूडल्स इज़ वन ऑफ द करेक्ट। फेवरेट स्नैक आइटम फॉर अस। जो कंपनी बनाती है मैगी को, नेस्ले इज़ लिस्टेड कंपनी। हम जितने भी सोप, शैम्पू, और अभी डिटर्जेंट हाल यूज़ में हमने करते हैं, देखा जैसे Hyundai है वो लिस्ट हुंडई भी हुआ, आगे लिस्ट LG हो गए। लिस्ट हुआ, ये एच सब सो ब्रांड्स हमने ही तो भारतवासियों ने ही तो खरीदे। सो हिस्टोरिकली हुआ है, जैसे आपने सही से हाईलाइट किया कि नए भी जो कंपनीज है, हुंडई, एल जी ऑफ द वर्ल्ड, दे आल्सो गेट लिस्टेड इन इंडियन मार्केट। वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होने वाला है। बट एक डिफरेंस ये है कि ये सबका सब्सिडरी कंपनीज लिस्ट हो रहे हैं, नॉट द पेरेंट नॉट द कंपनीज। पेरेंट। बिल्कुल। और वो जब तक भारत में लिस्ट होंगे तो हो सकता है तब तक उनकी जो ग्रोथ फेज है, या जो आज अगर मैं निवेशक हूँ, मैं यस, मैं तो रिटर्न्स देखता हूँ ना एज अ एब्सोल्युटली निवेशक। तो करेक्ट। अगर कोई भी मार्केट हो, अमेरिका तो एक है, लेकिन इससे आप हर मार्केट में ऑफर करते हैं कि केवल एक आध मार्केट में ही? ये जो अपॉर्चुनिटी है गिफ्ट सिटी के थ्रू, पोटेंशियली आई कैन ऑफर इन एनी मार्केट। जैसे यूएस हो सकता है, यूरोप हो सकता है, एशिया हो सकता मैं है, कहीं आप थीमेटिक कहीं भी के हो भी सकता है। शेयर्स ले सकते हैं कभी से भी ले सकते हो उस फंड में, आप उसके किसी भी बाद में। देश के एब्सोल्युटली, फंड या इंडेक्स जो भी उसका जो डिफाइंड उसका पर्पस ऑफर है, डॉक्यूमेंट जो हाँ, डिफाइन करता है, वहां कहीं से पे ले भी कर सकते हैं। सकते ऐसा नहीं कि एक ही बाजार में आप हैं। लेंगे। नहीं है, किधर भी ग्लोबल में किधर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ भी और क्या आप मानते अपॉर्चुनिटी। हैं कि जब से ये वेस्ट एशिया क्राइसिस हुई, ये डाइवर्सिफिकेशन में थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ा लोगों का? यस, बट मेरा जो 3 दशक का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री हैज बीन टॉकिंग अबाउट ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन फॉर लॉन्ग एनफ हम्म। टाइम। ऐसा नहीं है कि हमने पिछले 2 साल से, तीन बिल्कुल साल से बिल्कुल। इसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है कि 2004-5 में भी हम बोलते थे कि आप इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन लो। क्यों ले? एक तो मार्केट, हर मार्केट एक साइकिल के थ्रू जाता है। one way of managing that risk is diversifying across the market and economies. Second is there are companies or the sectors which are creating value for investor, शायद इंडिया में वो समय पे ना रहे। जैसे आपने अभी भी बताया था कि एआई में बहुत बूम हो रहा है पिछले 4-5 साल से। इंडिया में कोई एक मेजर एआई कंपनी नहीं है और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर नहीं है। तो अगर आपको वो इंडस्ट्री ग्रोथ से बेनिफिट होना है एज ए शेयर होल्डर, इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स वेयर सच कंपनीज आर लिस्टेड इज वन अपॉर्चुनिटी। थर्ड ये हो रहा है कि इंडिया जैसा जैसा देश बढ़ रहा है, अपना जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, और हर फैमिली में जो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। पहले ये होता था कि कभी ज़िंदगी में 1-2 बार हम विदेश की यात्रा करें, बट अभी क्या हो गया है कि साल में 1 बार तो करना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अफ्लुएंट, इवन अ मास अफ्लुएंट पीपल वांट टू ट्रैवल टू नियर बाई कंट्रीज। हमारी देश में शिक्षा पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं फैमिलीज, एवरेज फैमिलीज, एंड वी वांट, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन अब्रॉड टू बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। तो वो भी खर्चा आपको डॉलर और कोई फॉरेन करेंसी में आता है। और तीसरा, अभी एक एस्पिरेशन ये भी बढ़ रहा है कि अगर मुझे एक सेकंड होम हो, दुबई में हो और लंदन में हो, सिंगापुर में हो, ये भी सोच रहे हैं जो जो नए जनरेशन की इन्वेस्टर्स हैं। वो भी डॉलर टर्म और फॉरेन करेंसी टर्म्स में आपका एक्सपेंसेस है। चौथा, नॉट एवरीवन, बट अगर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए बाहर जाना चाहता है, बिकॉज देर आर सर्टेन सर्जरीज और प्रोसीजर्स आर अवेलेबल इन अदर कंट्री
ये सब जितने भी खर्चे हैं वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है। और हमारा ये देखने को मिला है कि रुपी अगेंस्ट मेजर करेंसीज, डॉलर हो, यूरो हो, वो डिप्रिशिएट होता आ रहा है। तो वन वे टू प्रोटेक्ट against such depreciation is to build corpus in foreign currency assets. So अगर जब आप डॉलर टर्म्स में यूएस में इन्वेस्ट करो, यूरोप में इन्वेस्ट करो और एशिया में इन्वेस्ट करो, वो करेंसी रिस्क को आप हेज कर रहे हैं और आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगा। कल अगर समझिए आपको कोई बच्चे की पढ़ाई के लिए, और बेटा है और बेटी की पढ़ाई के लिए कोई डॉलर्स में खर्चा करना है, तो ऑलरेडी आपके पास वो कॉर्पस है, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। So from that perspective, there is always advocacy for investing overseas. But दो चीज़ मिसिंग थे। एक तो एक्सेसिबिलिटी मिसिंग था कि मैं सरल तरीके से कैसे मार्केट में इन्वेस्ट करूं, वो एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा नहीं था। एक डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के रूट था, मगर वो $7 बिलियन के कैप के वजह से पॉपुलर नहीं हो पाया। दूसरा क्या था कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट शायद नहीं था। जब मैं एज अ एसेट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव अपने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से और इन्वेस्टर को बताता था 2002 3 4 में, आप ग्लोबली इन्वेस्ट कीजिए। अ, ये तो एक्सेस कम था, ना के बराबर था। दूसरा पीओसी नहीं था कि ये एक्चुअली काम करेगा। वो पीओसी हमने को देखने को मिला है 2024 और 25 में। ये दोनों ऐसे साल हैं, कैलेंडर ईयर, जहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स हैव डिलीवर्ड मच बेटर रिटर्न देन इंडियन मार्केट। जहाँ पे कई कई मार्केट में आपको 20-25%, कई मार्केट में 40% का एनुअलाइज रिटर्न भी मिला हुआ है। इसके वजह से अभी बहुत लाइमलाइट में आ गया है कि हमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मगर ये पहले से भी था। बट अभी क्या चेंज हुआ है पिछले 5-10 साल में? एक तो अवेयरनेस बढ़ा है, उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी भी आया है और पीओसी भी है कि ये इंडीड काम करेगा। जब गिफ्ट सिटी से, जैसे आपने कहा कि जब मैं निवेश करती हूँ तो डॉलर में पे करती हूँ, यस। जब वो पैसे मैं रिडीम करती हूँ तो वो भी डॉलर में आते हैं, वो भी डॉलर में आता है। तो फिर आपको वो एक नेचुरल हेज बन गया। नेचुरल हेड क्योंकि बन जैसे आपने कहा पिछले 2 साल में या हाल में डिप्रिसिएशन भी ज़्यादा हुई गया। उससे यस। भी। और एक दूसरी चीज़ ये हो रही है कि अब केवल अमेरिका जाएंगे पढ़ने, वो भी उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिए ट्रम्प साहब ने। यस। तो बाकी देश भी अब एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि करेंसी वाइज वहाँ पर भी डॉलर ही डॉलर ही चल। मेन है या यस। यूरो होगा, सही लेकिन है। कम से कम अब एक जैसे एक ही देश नहीं जा रहे। सही। कई कई देश ऐसे नए नए खोज रहे हैं बच्चे के, भाई वहाँ कोई कई देर में जाए। यूनिवर्सिटी हो वहाँ पढ़ लें हम जाकर, या सही। कॉलेज कर लें। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये हम कभी इस तरह से सोचते नहीं। अब इंश्योरेंस है, जैसे सही। हम डोमेस्टिक लेते हैं, हाँ। लेकिन आपने जैसे राइटली कहा कि कई ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनके लिए विदेश जाना पड़े, तो ये भी है कि वहाँ अगर गिफ्ट सिटी में हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है तो इंश्योरेंशियल वो ले भी तो ले लीजिए। एब्सोल्युटली। तो एक बड़ा एडवांटेज हो गया है गिफ्ट सिटी का। और मैं पहले भी बोला था ये चीज़ कि एक अच्छा चीज़ जो गिफ्ट सिटी में है, एक यूनिफाइड रेगुलेटर है। एक ही रेगुलेटर जो कैपिटल मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और पेंशन को भी मैनेज करता है। इससे थोड़ा अलाइनमेंट अच्छा रहेगा। और आपका जो पेरेंट बैंक है, हम्म। बैंक ऑफ बड़ौदा, उनकी तो हमेशा से ही ग्लोबल बैंकिंग में बहुत अच्छा दबदबा रहा है। हाँ, इट इज़ वन ऑफ द इंडियन बैंक दैट हाँ, हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस प्रेजेंस अक्रॉस द ग्लोबली, ग्लोब। वही इसीलिए। यस। एंड ये अभी नहीं है, पिछले हाँ, चालीस वही पचास इसीलिए कह रहा साल हूँ से जब से बैंक का मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंस रहा है हम्म, ग्लोबली। यू गो टू एनी ऑफ दिस लार्ज मार्केट वेयर यू हैव अ लार्ज इंडियन डायस्पोरा, this is one of the dominant यस bank यस। among Indian banks there. उम्मीद करते हैं कि ये अमाउंट कम होते रहे, जैसे आपने $100 कहा, क्योंकि Yes, तभी फिर बाकी लोग भी इसको इसमें जुड़ पाएंगे। ये मुझे लगता है कि होगा, जैसा जैसा इकोसिस्टम एवॉल्व होगा, कॉस्ट कम होते जाएगा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को। जैसे जैसे होते जाएगा वो बेनिफिट इन्वेस्टर को। मिलेगा।
30 साल में क्या बदला आपके मुताबिक, बिहेवियर वाइज, भारत के निवेशकों का? अब रिटेल की बात करते हैं जो आपका दूसरा पोर्टफोलियो है। यस, क्या बदला आपके मुताबिक? बहुत चीज़ बदले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल बदल गया, मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी सब, क्वालिटी, इन्वेस्ट ट्रांसैक्ट विजिबिलिटी, करना बहुत आसान हो गया है। उसमें तो हम वर्ल्ड में नंबर वन है, मैं वर्ल्ड मानता है, करेक्ट, बिल्कुल सही है। बट आई थिंक एक दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। एक तो इन्वेस्टर अभी कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट का जो रिस्क है उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं। पहले जब मैं चालू किया था कैरियर इन मिड 90s, इंटरेस्ट रेट जो थे, इवन 10 ईयर जी सेक मुझे अभी भी याद है, कुछ 11% का ईल्ड पे ट्रेड होता था। हूँ। द इंटरेस्ट रेट्स वर वेरी हाई, एंड उसके कारण कोई भी कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज आपको बिना कोई रिस्क लिए अगर जीसेक आपको 10-11% पे रिटर्न लॉन्ग टर्म में दे रहा है, तो क्यों मैं रिस्क लूँ कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने का, ऐसा सोच थी। पर ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए, इन्फ्लेशन भी कम है, बट स्टिल ऑन अ पोस्ट टैक्स बेसिस इन्वेस्टिंग इनटू फिक्स इनकम प्रोडक्ट रिटर्न कम हो गए। पोस्ट टैक्स बेसिस पे इन्फ्लेशन को बीट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो इन्वेस्टर ने धीरे धीरे कैपिटल मार्केट एक्सपोजर लेना चालू किया थ्रू म्यूचुअल फंड्स और थ्रू डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू कैपिटल मार्केट। अभी मुझे एक डिफरेंस ये स्टार्कली दिखता है कि जो कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। उसका श्रेय आई थिंक विल गो टू मैन्युफैक्चर लाइक म्यूचुअल फंड कंपनीज बाय प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. It also goes to people like you who have always advocated people to be disciplined, investing into capital market over a period of time for long term, etc. और बाकी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स हैं वो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। इसके वजह से अभी एक वो बदलाव देखने को मिला है कि एक्सेप्टेंस बढ़ा है। दूसरा चीज़ ये भी देखने को मिला है कि स्लोली बट स्टेडीली this has become a primary investment product for investors. आप 3 दशक के पहले देखो, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाता था फिजिकल एसेट, रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो। फिनेंशियल एसेट में बहुत कम पैसा जाता था। अगर पैसा जाता था वो भी सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग जैसे बैंक डिपॉजिट हो, गवर्नमेंट बोरोइंग हो, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हो, उधर इन्वेस्ट हो रहा था। अभी आई थिंक इट इज़ स्लोली चेंजिंग फ्रॉम लेसर एंड लेसर मनी इज गोइंग इनटू फिजिकल एसेट, मोर एंड मोर मनी इज कमिंग इनटू फिनेंशियल एसेट। वो भी एक चेंज मुझे देखने को मिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल एसेट्स में डालें, उसमें म्यूचुअल फंड का वैलेट शेयर भी बढ़ रहा है। और तीसरा बिहेवियरल चेंज ये देखने को मिला है कि इन्वेस्टर्स हैव लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट मार्केट्स में साइकिल रहते हैं, और द बेस्ट वे टू मैनेज दिस साइकिल्स इज टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म और इन्वेस्ट मोर व्हेन मार्केट्स आर लो और वोलेटाइल। मेरा एक्सपीरियंस में पहला वोलेटिलिटी मार्केट में और करेक्शन 2000 में देखा था, जब टेक बबल हुआ था, मार्केट क्रैश्ड ऑलमोस्ट 50% फ्रॉम इट्स पीक। उस टाइम पे जो इन्वेस्टर बिहेवियर यह था, जैसे जैसे मार्केट करेक्ट होने लगे थे, इन्वेस्टर यूज टू मूव आउट ऑफ कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड हो और स्टॉक्स हो। दूसरा बड़ा करेक्शन में देखा 2008 में, जो क्रेडिट क्राइसिस बोलते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उस टाइम पे भी यही ट्रेंड देखने को मिला, और 2020 में तीसरा क्राइसिस आया जहाँ पे पैंडेमिक की वजह से मार्केट में बहुत करेक्शन आया। बट ये तीनों क्राइसिस के बीच में द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टर्स who are staying investor are investing more when markets are correcting is steadily rising. और अभी पिछले 20 महीने में मार्केट ने कुछ रिटर्न नहीं दिया है। अगर ब्रॉडर इंडाइसेस देखें तो वो पीक से लो में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप आंकड़े देखें,
month on month basis mutual fund industry is reporting net positive sales. ये मुझे एक कॉन्फिडेंस देता है कि इन्वेस्टर्स हैव बिकम लॉट मोर मैच्योर विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट्स, कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मार्केट रिटर्न देगा. जब ऐसा वोलेटाइल पीरियड आता है, द बेस्ट थिंग टू डू इज टू ईदर स्टे इन्वेस्टेड और पुट मोर मनी इफ यू हैव सरप्लसेस. सो ये तीन चेंजेस में देखने को मिले हैं पिछले 3 दशक में. पर सब्र आया है क्या लोगों में, पेशेंस? एटलीस्ट क्योंकि आपने जैसे आंकड़े बताए, ये तो फैक्ट है और बहुत अच्छा फैक्ट है कि जो एसआईपी बुक है वो जिस तरह से बाजार करेक्ट हुआ, मार्जिनल फॉल भी नहीं कह सकते उसको, करेक्ट. राइट? लेकिन फिर मैं पढ़ता हूँ एमफी के जब डीपर डेटा आता है, 100% स्टॉपेज, यस. 100% पॉज, नए अकाउंट खुल रहे हैं लेकिन जो एग्जिस्टिंग है वो इस दौरान बंद कर दिए. यस. तो एसआईपी का तो मतलब ही यही है कि भाई जब बाजार गिरे तभी तो आपकी एवरेजिंग होगी ना, तो बिल्कुल फायदा. सही है. नहीं तो आप लमसम ही कर लीजिए. सही अगर है. हर गिरावट में आप बेचने जाएंगे सही है. तो ये आपको चिंता नहीं दिखाता, क्योंकि अच्छी बात है कि लोग आ रहे हैं मार्केट, अलग अलग समय पर आ रहे हैं. कई निवेशक आज भी आ रहे हैं ये देख के कि मार्केट थोड़ा नीचे है तो आइए थोड़ा फायदा उठाया जाए, इन्वेस्ट किया जाए. ये बहुत अच्छी बात है, मैं उस पर नहीं कह रहा. लेकिन मैं ये जब देखता हूँ कि थोड़ी वॉलेटिलिटी क्या आई, करेक्शन क्या आई, आपने स्टॉप ही कर दिया, तो पॉज ही कर दिया, तो फिर क्या लॉन्ग टर्म वेल्थ बनेगा? आपने बहुत अच्छी बात की है. मैं इसको थोड़ा डिस्पैशनेटली देखना चाहता हूँ कि अगर इन्वेस्टर आज के तारीख में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में और कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देर आर, आई वुड डिवाइड देम इनटू टू ग्रुप्स. वन who are experiencing the cycle for the first time. Second, those who have seen one or more cycles in the past. मेरा मानना ये है कि जो सेकेंड सेट ऑफ इन्वेस्टर हैं जो ये साइकिल पहले भी देख चुके हैं, शायद 2020 में और 2008 में, वेरी फ्यू वुड हैव सीन 2000 साइकिल. जो साइकिल्स एक से ज़्यादा देखे हैं उनका बिहेवियर मेरे ओपिनियन में अलग है. दे आर स्टेइंग इन्वेस्टेड और इफ दे हैव सरप्लसेस दे आर एडिंग मोर मनी. जो इन्वेस्टर एक भी साइकिल नहीं देखे हैं, मुझे लगता है कि जो 2020 के बाद म्यूचुअल फंड और कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा उनका बिहेवियर ऐसा होगा कि 1.5 साल 2 साल में कोई रिटर्न नहीं बना है तो लेट्स गो आउट. यस, इट इज़ कंसर्निंग. आइडियली वो जो इन्वेस्टर है स्टे इन्वेस्टेड होना चाहिए थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज मार्केट साइकिल में जाता है. जब अप टर्न आता है मार्केट साइकिल में, जो वो बेनिफिट नहीं होगा अगर रिडीम करके जाए. बट थोड़ा मैं 30,000 फीट का व्यू देखूं तो ये नेचुरल प्रोसेस है. नहीं, अगर जैसे आपने कहा नेचुरल जो प्रोसेस है रियलिटी कि अगर ऐसी है दो ग्रुप्स की, तो फिर हाँ, तो चिंता का विषय नहीं. नेचुरल प्रोसेस है ये. बिकॉज जितने भी मैं डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से बात करता हूँ मुझे यही बात आती है कि उनके भी दो तरह के इन्वेस्टर हैं. एक जो साइकिल देखें, जो ज़्यादा कुछ उनको कॉल नहीं कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आज मैं क्या करूँ, शुड वी स्टे इन्वेस्टेड, नो. बट देर आर न्यू इन्वेस्टर्स हु वुड हैव स्टार्टेड पोस्ट 2020, वो कॉल करके एटलीस्ट पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए. अच्छी बात है. ये तो मैच्योरिटी आए लोग. दुख तो इसी बात का या होप भी इसी बात का है कि बाजार जब इंडिया की ग्रोथ हो तो हमारे हर जो सिटीजन हैं, हमारे हर जो निवेशक हैं, सबके उस ग्रोथ में हिस्सेदारी हो. यस. पूरा जो जब आपने करियर शुरू किया या मैंने किया, सब तो पैसे विदेश के निवेशक बना गए. बिल्कुल. हम लोग सब ने ये अपॉर्चुनिटी, तब ना जानकारी थी ना मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर था, अब तो सब बन चुका. एब्सोल्युटली और सही है. और एजुकेशन पर भी इतना काम हुआ है, आपकी इंडस्ट्री ने किया, मीडिया ने किया, सबने किया. और अब
सबके पास वही इंफॉर्मेशन है मोबाइल के जरिए। करेक्ट। अगर इसका ना फायदा हम उठाएं तो मुंबई या हैदराबाद आपके लिए? काम के लिए मुंबई। हाँ। अगर काम के बाद अगर रिटायर होकर सेटल होना है तो तो इधर हैदराबाद, एनी सच सिटी इन इंडिया। मुंबई रास आ गई आपको? Yes, there is. It is the best city to work हाँ, in terms of वर्क के work बाद ethics, uh, and it is one of the safest cities as well for anyone who's कि आपने living individually or with the family. कितने रिनाउंड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, एमबीए की ओस्मानिया से, जो एक इतनी ओल्ड यूनिवर्सिटी है। पूरा आपका बचपन भी वहीं पे ही गुजरा, फिर वहाँ से काम करने आप यहाँ आए, चेन्नई में भी आपने काम किया। तो ये बताइए, आप इतने काम किस्म के इंसान हैं, आपके इंडस्ट्री में तो मतलब ह्यूमिलिटी तो सब में दिखती है, आप में भी दिख रही है, लेकिन आप काम भी बहुत, ऐसा कैसे? इसका छोटा सा पर्सनल सीक्रेट आपको बताऊंगा मैं। There are two three things it gives me a lot of satisfaction personally. एक तो लोगों को कुछ हेल्प करने में मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। मेरा मानना ये है कि आफ्टर medical profession, this is one profession of managing money that can make a significant difference to human anywhere. अगर हम किसी को सही एडवाइस दे के हेल्प करें कि आप वेल्थ क्रिएट करो सो दैट यू कैन मीट योर फाइनेंशियल गोल्स, चाहे रिटायरमेंट का फंडिंग कर लें, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदे, और कोई भी ऐसा नीड हो, अ, वो अपॉर्चुनिटी ये इंडस्ट्री मुझे देती है। तो जब कभी भी मैं किसी को जाके फाइनेंशियल प्लानिंग और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड समझाता हूँ, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखता हूँ कि उनको वेल्थ क्रिएट हो रहा है, उनको अपने फाइनेंशियल गोल्स को मैनेज करने के लिए एडिक्वेट वेल्थ कैपिटल है, तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है मुझे। इसीलिए ये इंडस्ट्री में मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है। दूसरा चीज़ पर्सनल है, मुझे ट्रैवल करना, नए नए लोगों को मिलना और उनसे अपना व्यू शेयर करना, उनसे सीखना बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ वन जॉब which gives me that opportunity to travel across the country, even outside the country, meet different people, exchange ideas, views and learn। मुझे बहुत सीखने को मिलता है जब मैं डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर, डिफरेंट इन्वेस्टर को मिलता हूँ। मेरा नॉलेज भी ग्रो होता है, मेरे व्यूज़ भी रिफाइन होते हैं। तो ये दोनों रीज़न है कि मुझे ये इंडस्ट्री बहुत पसंद है। पर काम कैसे रहते हैं? काम बहुत अच्छा लगता है। नहीं, जैसे, काम हाँ, शांत स्वभाव जो है आप आपका। काम कैसे रखते हैं? हाँ। इसका इट जस्ट दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दो दो चीज़ हेल्प किए हैं। एक तो जो कलीग्स और मैनेजर्स हैं, आई वाज incredibly lucky to work with some of the best brains in the industry right from the beginning of my career. तो उनसे सीखने को मिला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 30 साल से काम करके। दूसरा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये 30 साल में ये भी पता चला है कि मार्केट वोलेटिलिटी ऊपर नीचे जाता है, नथिंग इज़ परमानेंट। सो वो अगर एक बार दिमाग में आ गया है कि आज मार्केट नीचे गया है, तो पता है कि ये एक ना एक दिन ऊपर भी आ जाएगा। सिमिलरली व्हेन मार्केट्स आर अप, आई डोंट गेट सुपर हाई बिकॉज आई नो देर विल बी सम करेक्शन फॉर वॉट एवर रीज़न। सो दोनों से हुआ है। एक तो जिस प्रोफेशनल के साथ मैं काम किया हूँ उनसे बहुत सीखा हूँ, और दूसरा एक्स मार्केट ही बहुत सिखा दिया है। तो ये सीख गया है ये कि जो काम रखना ज़रूरी है। सेल्स का जो बिजनेस है या वर्क है, उसमें इतना प्रेशर होता है, टारगेट सेटिंग हो जाती करेक्ट। है।
तो अधिकतर लोग बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं। बिल्कुल लेकिन आपको जब से मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ, आप एकदम रिलैक्स्ड। तो ये जो आपने बात कही कि नथिंग लास्ट्स फॉरएवर, ये तो करेक्ट। बहुत ही आपने स्क्रिप्चर्स में से बात निकाल के बताई है। आई थिंक ओवर ये तो टाइम बहुत पीपल विल हमारे लर्न। संत महात्मा सब जो किताबें हैं सब में यही तो लिखा है सही, कि कुछ भी परमानेंट नहीं। बिल्कुल सही। और आई वुड ऑल्सो से दैट वेल देर इज अ प्रेशर, बट इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो हो रहा है। अगर मुझे कोई बोलता 97 98 पीरियड में जब मुझे म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस किया गया एज अ कॉन्सेप्ट, मुझे अभी भी याद है इंडस्ट्री का साइज 20,000 करोड़ था प्राइवेट सेक्टर का। यूटीआई वॉज अबाउट 80,000 करोड़। इफ आई इंक्लूड यूटीआई ऑल्सो इट वॉज अ 1 लाख करोड़। अगर कोई मुझे बोलता है कि बाय द टाइम यू रिटायर्ड इंडस्ट्री का कॉर्पस 25 लाख करोड़ होगा, आई वुडेंट हैव बिलीव्ड एनीवन। हम्म। बट आज के तारीख में देखिए वी आर एट तो ऐसा 82 लाख। लगता है कि जब तक आप रिटायर होंगे तो पता नहीं कितने 400-500 लाख हो करोड़ सकता भी है, हो सकते बिल्कुल। हैं क्योंकि 80 लाख तो होएगा और आप यस। तो अभी बहुत टाइम है आपको है। रिटायर होने के। जब आपने आंध्रा हैदराबाद छोड़ा, हम्म। क्या कहा आपके माँ बाप ने आपको, क्या एडवाइस दी? क्योंकि एक छोटे शहर से आप आए, हम सब, हमारे ज़माने में हम सब मिडिल क्लास ही थे, सही। लोअर मिडिल क्लास थे करेक्ट। भारत में, तब इतनी प्रोस्पेरिटी, मतलब सबने अच्छे से काम मेहनत की। जब आप भी वहाँ से पढ़ पुढ़ के निकले काम के लिए, करेक्ट। आई नो शुरू में आप चेन्नई गए, वहाँ से आप बॉम्बे आए, लेकिन मुंबई आए, लेकिन ऐसी क्या शिक्षा या एडवाइस आपको अपने माँ बाप से मिली या उन्होंने आपसे कहा जिसने आपको, जो आपका एक मूल मंत्र बन गया? अब interestingly enough, my father and grandfather is into banking business, अच्छा, banking, फाइनेंस मतलब finance and समझते banking. थे वो। तो एक चीज़ उन्होंने पर्सनली ये बोली कि इफ़ यू आर बिल्डिंग ए कैरियर इन फाइनेंस, देयर आर फ्यू थिंग्स यू हैव टू फॉलो। एक तो ईमानदारी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इन एनी फाइनेंस बिजनेस यू आर डीलिंग इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी। सो ईमानदारी और ट्रस्ट बिल्ड करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और एक बार ट्रस्ट बिल्ड किया, कभी नहीं तोड़ने का, बिकॉज यू आर इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी। ये एक चीज़। दूसरी, जहाँ से मैं आता हूँ, आंध्रा जो लोकेशन है, like every other part of the country, people are extremely hardworking. The only way we know how to work is strong work ethics, कि हमें मेहनत काम से काम करना है। बिकॉज माई फैमिली father as well as grandfather has come from banking or a finance background, they have always emphasized on integrity and building a trust, never breaking the trust. ये चीज़ मुझे बहुत काम आई। मैं जैसे मैं कैरियर चालू किया फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में और म्यूचुअल फंड में, अ, जो अदर चीज़ मुझे स्टूडेंट्स लाइफ में ये लगा कि जब मैं किसी को सिखाता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते थे। तो जो भी हम्म। कॉन्सेप्ट मुझे टफ लगता था, पहले मैं पढ़ता था स्कूल कॉलेज डेज में, और मेरे दोस्त जो मेरे फेलो स्टूडेंट हुआ करते थे कॉलेज में, उनको बुला के एक्सप्लेन करता था मैं। वही चीज़ मुझे यहाँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी करने की, कि जो म्यूचुअल फंड सीखा, इनिशियल डेज में म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत कम थे। तो जो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आता था उनको म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट मुझे जितना जानता था वो उनको शेयर करके सिखाता था। So these are few things that help. One is uh, that integrity, building trust, never breaking the trust, and there is no substitute for hard work, and sharing what you know with others. ये जो किताबें भी पढ़ते हैं आप? रीडिंग का शौक रखते हैं कि नहीं समय मिलता? एक ज़माने में बहुत पढ़ता था, अभी थोड़ा कम, थोड़ा नहीं बहुत कम हो गया है। हम्म। My how I keep myself upgraded at
मोड है चेंज। पहले किताबें पढ़ता था, अभी वीडियो ज़्यादा देखता हूँ, वीडियोस। वीडियोस ज़्यादा देखता हूँ। और अपने आप को जब मी टाइम देते हैं तो ज़्यादा क्या करते हैं आप, मतलब काम के खिलाफ? एक तो ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस रहता है फैमिली के साथ रहो, और उसके अलावा भी आई ट्रैवल, हाँ, वो जैसे तो। पहले बोला था, एंड आई डू लॉट ऑफ बैक पैकिंग ट्रैवल टू न्यू लोकेशंस। अच्छा, यस, अकेले निकल जाते? अकेले निकल जाता हूँ। अरे वाह। सो साल में एक ऐसा 5-6 दिन का ट्रिप करता हूँ, एक नया प्लेस जाओ जहाँ पे मैं कभी नहीं गया, हाँ, और एक्सप्लोर करो। पहाड़ अच्छे लगते हैं कि सी? बोथ, दोनों। आई एम agnostic टू बोथ, बट एक नया प्लेस होना चाहिए जहाँ पे कुछ नया एक्सपीरियंस करें, नया मीट न्यू सेट ऑफ पीपल। तो एक अकेले क्यों जाते हैं? शांति के लिए? अकेले पीस। जब जाते हैं तो आपको फ्रीडम मिलता है। जब आप समझिए फैमिली के साथ जाते हैं, जब फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन रूटीन, करेक्ट। एक्सप्लोरेशन का चांस कम होता है। जब किसी अकेले को जाते कहीं हैं तो जाना है, किसी को ये नहीं इधर अच्छा है, देखना है। वो नहीं। करेक्ट। तो मैं अकेले जाता हूँ तो हॉस्टल में भी रख सकता हूँ, और ट्रैकिंग का मन किया, ट्रैकिंग भी गए तो ट्रैकिंग कर ट्रैकिंग कर लिया। सकता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकता हूँ, लोकल रेस्टोरेंट में खा सकता हूँ। फूडी है? हर लोकेशन में वो जो लोकेशन का स्पेशलिटी है वो ज़रूर ट्राई करना चाहता हूँ। तो आप अगली बारी के लिए टाइम सेट कर लीजिए। यस, आप और मैं दोनों कहीं जाएंगे, बिल्कुल, अच्छा आई विल खाना टेक अप दिस खाएंगे। ऑफर। बिल्कुल। थैंक यू फॉर दिस। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आने यू के सो लिए मच। बादशाह। जो अच्छा काम आप कर रहे हैं ये करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई।